हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं भानु सैनी मेरे यूट्यूब चैनल ब्लेसबॉर्न केमिस्ट्री में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट को कंटिन्यूस करते हुए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्रिस्टल जालकों के अंदर पाए जाने वाली रिक्तियों वॉइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिक्ति जो होती हैं वॉइड्स, उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा, क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और मोस्टली जो रिक्तियां देखने को मिलती हैं, पाई जाती हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होती हैं। उन दोनों रिक्तियों में क्या क्या अंतर है, डिफरेंसेस क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो के एंड में यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल जालकों में रिक्तियां होती क्या है। देखिए, क्रिस्टल जालकों के अंदर अवयवी गोले हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं। निबिड़ संकुलित संरचनाएं उन्हीं को कहा जाता है जिनमें गोले बिल्कुल पास पास होते हैं। फिर भी कुछ जगह पर अंतराकाशीय अवकाश रह जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है और बड़ी साइज के कारण से छोटा जो अवकाश है इनके बीच में रह जाता है। उसी अवकाश को हम यहां पर रिक्ति बोलेंगे। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। क्रिस्टल जालकों की निबिड़ संकुलित संरचनाओं में गोले पास पास होते हुए भी कुछ अंतराकाशीय अवकाश रह जाता है। इसी अंतराकाशीय अवकाश को रिक्ति यानी वॉइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे अपन एक क्रिस्टल जालक बनाए इस तरीके से, तो किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी गोले क्लोज कंडीशन में तो होते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लोज होते हुए भी गोलों के बीच में कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस रह जाएगा। जैसे यदि मैं इस घनीय कोशिका की बात करूं तो इसके अंदर गोले यदि बिल्कुल पास पास सटा के रखे जाएं तो भी यहां बीच में एक अंतराकाश रह जाता है। यदि आप 4 कंचों को बिल्कुल सटा करके रख देंगे तो भी ये देखिए, ये यहां पर अवकाश रह जाता है। इसी अवकाश को क्रिस्टल जालकों में रिक्ति कहा जाता है। क्रिस्टल जालकों में ये जो रिक्तियां हैं ये कई प्रकार की होती हैं। त्रिकोणीय रिक्तियां होती हैं। त्रिकोणीय रिक्तियों का फॉर्मेशन उस कंडीशन में होता है जब एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले अवनमन में आते हैं। ऐसे केस में आप यहां पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री बनी हुई है। इस तरीके की ज्योमेट्री बनी हुई है। इसी रिक्ति को हम बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्तियां भी पाई जाती हैं, घनीय रिक्तियां भी पाई जाती हैं। घनीय रिक्तियां जनरली एससीसी और बीसीसी क्रिस्टल जालकों में देखने को मिलती हैं। बीसीसी क्रिस्टल जालक, इनके बारे में हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं कि एक घन होगा और घन के केंद्र के अंदर एक गोला होगा, उसको हम बीसीसी बोलते हैं। एससीसी सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसके बारे में भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो इनके अंदर जो रिक्तियां मिलेंगी वो घनीय होंगी। अब सवाल ये है कि ये जो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय और ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्तियां कौन से जालकों में देखने को मिलती हैं। तो ये मिलती हैं HCP और
सीसीपी। सीसीपी को एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एफसीसी। इन जालकों के अंदर ये रिक्तियां देखने को मिलती हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियां किस प्रकार के क्रिस्टल जालकों में देखने को मिलती हैं, तो आप ये नाम बोलेंगे। इनमें या तो मिलेगी टीवी और ओवी, दोनों साथ बनती हैं, दोनों साथ बनती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी क्रिस्टल जालक में चतुष्फलकीय ही बनेगी, उसी क्रिस्टल जालक में अष्टफलकीय भी बनेगी। तो दोनों प्रकार की रिक्तियां साथ साथ बनती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति या फिर अष्टफलकीय रिक्ति में अंतर क्या होता है। इनके विषय में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति होती क्या है, बनती कैसे है। इसमें हम लिख सकते हैं, जब किसी त्रिकोणीय रिक्ति का ऊपरी परत के गोले द्वारा आच्छादन हो तो ऐसी रिक्तियां बनती हैं। क्या लिखा कि कोई एक त्रिकोणीय रिक्ति है, जैसे कि मैं तीन गोलों की एक ये त्रिकोणीय रिक्ति बना देता हूं, इनके बीच में सेंटर में यहां पर त्रिकोणीय रिक्ति है। इस त्रिकोणीय रिक्ति का आच्छादन ऊपर की परत है, कोई गोलों के ऊपर कोई और परत है, तो ऊपर की परत का कोई गोला यदि इसको ढक लेता है तो इस प्रकार की टेट्राहेड्रल वॉइड्स का निर्माण होगा। अब बात करते हैं ईथर, इनका निर्माण कैसे होगा। जब दो प्रतिमुखी त्रिकोणीय रिक्तियों का आच्छादन, जब दो प्रतिमुखी त्रिकोणीय रिक्तियों का आच्छादन ऊपर तथा नीचे वाली परतों के गोलों द्वारा हो तो इस प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई एक त्रिकोणीय रिक्ति जैसे कि ये, और इस त्रिकोणीय रिक्ति की ठीक प्रतिमुखी त्रिकोणीय रिक्ति जिसका मुंह उल्टा हो, ऐसे। ये दोनों दूर दूर नहीं है बल्कि ऊपर नीचे हैं। जैसे ये एक त्रिकोणीय रिक्ति है, अब इसके उल्टे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति इसके ठीक ऊपर ऐसे है। दो परतों की त्रिकोणीय रिक्तियां ऐसे हैं, और इनको ऊपर और नीचे वाली जो परत के गोले हैं उनके द्वारा ढक दिया जाए। जैसे पहली परत का गोला यहां हो और चौथी परत का गोला यहां हो, इनके द्वारा कवर कर दिया जाए तो इस प्रकार की रिक्ति बनेगी। ठीक है, ये हो गई नंबर 1 बात कि भाई रिक्तियां बनती कैसे हैं।
अब हम बात कर लेते हैं इन रिक्तियों की समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या कितनी होती है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं इनकी समन्वय संख्या बराबर 4 होती है। इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मतलब क्या है कि ये जो खाली जगह है, देखिए यहां हम गोलों की समन्वय संख्या नहीं निकाल रहे हैं, हम रिक्ति की समन्वय संख्या निकाल रहे हैं। मतलब कि जो खाली जगह है, अंतराकाशी अवकाश जो है, वो कितने गोलों को छू रहा है। तो वो 4 गोलों को यहां पे स्पर्श कर रहा है, यानी कि यूं कह सकते हैं 4 गोलों से बन रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 4 हो गई। इधर इनकी समन्वय संख्या बराबर 6 होती है। इनकी समन्वय संख्या 6 होती है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जा रहा है उसको केवल देखने मात्र से ये चीजें याद नहीं होंगी। तो वीडियो को जब आप देखते जाएं तो उसे पुश करते हुए साथ साथ अपनी रफ कॉपी में लिखते भी चले जाएं, ताकि आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और आपको कंठस्थ याद भी हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की जो हम बात करेंगे, तो ये देखिए, इसके अंदर एक जो रिक्ति है, रिक्ति, उस रिक्ति की त्रिज्या और रिक्ति की त्रिज्या का गोले की त्रिज्या के साथ में क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर इन रिक्तियों की त्रिज्या, इन रिक्तियों की त्रिज्या जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल आर से, स्मॉल आर, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को दर्शाते हैं कैपिटल आर से 0.225 गुना होती है। मतलब क्या होगा कि किसकी त्रिज्या बड़ी होगी और किसकी होगी छोटी। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहां पर गोले की जो त्रिज्या है वो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन जो हमारी ये रिक्ति है, इस रिक्ति की त्रिज्या छोटी होगी। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो आप कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति जो है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर वो इक्वल होती है कैपिटल आर के 0.225 गुणा से। इस संबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.225 कैपिटल आर। इस तरीके से ये संबंध होता है। इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर आपको किसी अवयवी गोले की त्रिज्या को दे दिया जाए और पूछा जाए कि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या क्या होगी, तो उसको इस रिलेशनशिप के आधार से निकाला जा सकता है। अब इधर बात कर लेते हैं इन रिक्तियों की त्रिज्या, इन रिक्तियों की त्रिज्या यानी वही स्मॉल आर, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, कैपिटल आर की 0.414 गुना होती है। मतलब क्या है कि अष्टफलकीय जो रिक्ति है, अष्टफलकीय रिक्ति, उसकी त्रिज्या स्मॉल आर गोले की त्रिज्या की 0.414 गुना होती है।
इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों रिलेशन से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि त्रिज्या जो है वो हमारे पास दो चीजों की है। एक तो है रिक्ति की त्रिज्या और एक है गोले की त्रिज्या। सवाल यह है कि गोले की त्रिज्या ज्यादा बड़ी होगी या फिर रिक्ति की त्रिज्या बड़ी होगी। तो यहां पर आंसर निकल के आएगा कि गोले की त्रिज्या ही ज्यादा बड़ी होगी। फिर उसके बाद में सवाल यह है कि चतुष्फलकीय रिक्ति ज्यादा बड़ी होगी या अष्टफलकीय रिक्ति ज्यादा बड़ी होगी, बशर्ते कि गोलों की त्रिज्या समान हो। तो उस केस में अष्टफलकीय रिक्ति ही ज्यादा बड़ी होगी। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट के बारे में कि इन रिक्तियों की संख्या क्रिस्टल जारकों में कितनी होगी। वैसे एक बार मेमोराइज कीजिए कि ऐसी दोनों रिक्तियां, चाहे वो चतुष्फलकीय हो चाहे वो अष्टफलकीय हो, किस प्रकार के क्रिस्टल जारकों में देखने को मिलती है, HCP और CCP में। तो इस प्रकार की जो रिक्तियां हैं इनकी संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ वॉइड्स क्या होंगे, इसके लिए मैं यहां लिख देता हूं। इन रिक्तियों की संख्या, इन रिक्तियों की संख्या अवयवी गोलों की संख्या की दोगुनी, जस्ट डबल। इन रिक्तियों की संख्या अवयवी गोलों की संख्या की दोगुनी होती है। यदि अवयवी गोलों की संख्या को अपन n मान लेंगे तो इन रिक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2n। ये कब आएगी, जब हम अवयवी गोलों की संख्या को n मान लेंगे तो इन रिक्तियों की संख्या जो है 2n हो जाएगी। इधर क्या लिख सकते हैं, इन रिक्तियों की संख्या अवयवी गोलों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात यदि अवयवी गोलों की संख्या को हम कैपिटल N मान लें तो इनकी भी कितनी होगी संख्या, N ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इनके ज्योमेट्रिक आकृति या शेप के बारे में। देखिए ये जो रिक्तियां हैं ये कैसे बनेगी, एक त्रिकोणीय रिक्ति बनेगी और उस त्रिकोणीय रिक्ति को ऊपर की किसी परत के द्वारा आच्छादित किया जाएगा इस तरीके से। इसी को हम दिखाएं तो कुछ इस तरीके से शेप में दिखा सकते हैं। इसमें ये जो दूसरी परत का गोला है और ये जो तीन गोले हैं ये पहली नीचे वाली परत के गोले हैं। अब इसको इससे ऐसे मिला सकते हैं। ये जो रिक्ति बनेगी ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी। अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनेगी, इसके अंदर एक जो परत है उसकी ये त्रिकोणीय रिक्ति हो गई। अब इसके ऊपर दूसरी परत के जो गोले होंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे। इस तरीके से इसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं।
तो ये अष्टफलकीय रिक्ति की ड्राइंग हो गई और ये चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई। तो ये तो थी स्टूडेंट्स कि क्रिस्टल जालकों में जो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं उनके बाद। स्टूडेंट्स, यदि हमें किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित टोटल रिक्तियों को पूछा जाए, चाहे वो चतुष्फलकीय हो अष्टफलकीय हो, टोटल मिलाकर के कितनी रिक्तियां प्रेजेंट होंगी, तो हम बात कर सकते हैं कि टीवी कितनी होगी। टीवी बोले तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2n। ओवी कितनी होगी, ओवी बोले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये कितनी होगी, n होंगी। अब टोटल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, टोटल, तो टोटल रिक्तियों की संख्या यहां पर 3n हो जाएगी। इसके ऊपर आधारित कोई न्यूमेरिकल इक्वेशन आ सकता है कि आपको उसमें अवयवी गोलों की संख्या दे दी जाए या फिर हमारा जो क्रिस्टल जालक है उसके मोलों की संख्या दे दी जाए, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाए। जैसे आपको कह दिया जाए कि एक जो सीसीपी क्रिस्टल जालक है उस जालक की मात्रा जो है वो बराबर कितनी दी गई है, उसमें आपको 1 मोल दिया गया है, 1 मोल मात्रा पदार्थ की दी गई है। अब उस 1 मोल मात्रा में टोटल वॉइड्स कितनी होंगी, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे यहां पर, 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इतने पार्टिकल्स हो गए। अब इस पार्टिकल्स की नंबर जो है n, ये n की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू किसकी हो गई, n की वैल्यू हो गई। अब n की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आ जाएगा, यानी यहां पर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं संपूरित रिक्तियों के बारे में। कौन सी रिक्तियों के बारे में, संपूरित रिक्तियों के बारे में। संपूरित रिक्तियां, संपूरित रिक्तियां क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्रिस्टल जालकों में, स्पेशली आयनिक क्रिस्टल जालकों में ऐसा देखा गया है कि जो लार्ज साइज वाला मॉलिक्यूल होता है, आयन होता है, वो आयन जालक को बनाने में भाग लेता है, क्रिस्टल जालक को बनाने में भाग लेता है। जैसे ये एक एकल कोष्ठिका की फ्रंट साइड बना रहा है, इसकी बैक साइड इस तरीके से बनाई जा सकती है, इस तरीके से। तो ये जो लार्जर साइज में दिखाए हुए हैं पार्टिकल्स, जो लार्जर साइज में दिखाए हुए हैं, बड़ी साइज में दिखाए हुए हैं, वो एनाइंस हैं, नेगेटिव आयन है। सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन। और ये सारे के सारे सिमिलर साइज में हैं, एक समान आकार के हैं। तो ये नेगेटिव जो आयन हैं, ये सारे के सारे मिलकर के क्रिस्टल जालक बना है। और यदि सारे के सारे नेगेटिव आयन की क्रिस्टल जालक बनाएंगे तो क्या ऐसा कोई क्रिस्टल जालक स्टेबल होगा, स्थायी होगा? नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा, तो ऐसे के क्रिस्टल जालक जो है वो नहीं बन सकता। तो इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए केटाइंस जो होते हैं, धनायन जो होते हैं, वो कहां आएंगे, तो इनके अंतराकाश के बीच में आ जाएंगे, यहां बीच में आ जाएंगे केटाइन। बीच में आने के 2 रीजन है। एक तो ये कि केटाइन जो है वो छोटे आकार का है, तो बड़ी साइज के पार्टिकल्स के बीच में वो आ सकता है आराम से। दूसरी जो वजह ये है कि केटाइन यदि बीच में आएगा तो हमारे क्रिस्टल जालक को स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि ऋणायन जो होगा वो धनायन से मिलकर के जालक की उदासीनता को बनाएगा। तो ऐसे क्रिस्टल जालकों में, आयनिक क्रिस्टल जालकों में ऐसा देखा गया है कि जो लघुतर आयन होता है, यानी केटाइन जो होता है, वो जालक के अंतराकाश में भर जाता है। इंटरस्टिशियल जो वॉइड्स होती है, रिक्तियां होती हैं, उन रिक्तियों में केटाइन चला जाता है।
बहुत सारे ऐसे आयन होते हैं जो बहुत छोटे आकार के होते हैं। जैसे आप बात कर लीजिए Li प्लस, Na प्लस आयन, इसके बाद में Mg2 प्लस आयन, इस तरीके के बहुत सारे आयन होते हैं। तो ये जो आयन होते हैं ये छोटी साइज के होने की वजह से रिक्तियों के अंदर समाहित होकर के और फिर क्रिस्टल जालक की उदासीनता को बनाते हैं। तो ऐसी रिक्तियां स्पेशली आयनिक क्रिस्टल जालकों में जो कि किसी लघुतर आयन के द्वारा भर ली जाती हैं, उन्हीं रिक्तियों को हम संपूरित रिक्तियां कहते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हमें किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं की संख्या पता हो कि कितने लैटिस पॉइंट हैं, और यदि उनकी संपूरित रिक्तियों की संख्या भी पता हो, तो हम उस क्रिस्टल जालक के यौगिक का सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके संबंध में मैं कुछ आपको हिंट बता देता हूं। संपूरित रिक्तियों की डेफिनेशन आपको समझ में आए, एक बार पुनः दोहरा देता हूं। आयनिक क्रिस्टल जालकों में कुछ लघुतर आयन धनायन अंतराकाशीय अवकाश में समाहित होकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रिक्तियों को ही हम संपूरित रिक्तियां कहते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि यौगिक का सूत्र हम कैसे ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले जो अवयवी गोले हैं उनके नंबर्स को मानना होता है। तो पहला जो काम करना होगा हमें वो क्या करना होगा, सर्वप्रथम जालक के अवयवी गोलों की संख्या निकालें। यदि संख्या नहीं दी गई हो, यदि संख्या नहीं दी गई हो तो इसे n मान ले। क्या मान लेंगे, n मान ले। मतलब क्या है कि आप सबसे पहले क्रिस्टल जालक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उसको निकाल लें। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में वो नहीं है तो आप उसको कितना मान लेंगे, n मान लेंगे। ये सबसे पहला काम आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद में गोलों की संख्या के आधार पर ही हम जालक में टीवी और ओवी की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरा जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, जालक बिंदुओं की संख्या के अनुसार टीवी व ओवी की कुल संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपके पास अवयवी गोले कितने हैं ये तो आ गया है, n मान लिया या दिया गया होगा, तो n आ गया है। अब यदि n अवयवी गोले होते हैं तो नंबर ऑफ टीवी कितना होगा, 2n, और नंबर ऑफ ओवी कितना होगा, n। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, रिक्तियों का संपूरित अंश दिया जाएगा क्वेश्चन में। रिक्तियों के संपूरित अंश मतलब समझ रहे हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो रिक्तियां होती हैं और वो कोई लघुतर आयन से भर ली जाए तो उनको क्या बोलेंगे, संपूरित रिक्तियां बोलेंगे।
लेकिन क्या सारी रिक्तियां भर ली जाती हैं? नहीं, उनका कोई एक हिस्सा भरा जाता है, एक भाग भरा जाता है। जैसे कि 1/2 भाग भर लिया गया, आधी रिक्तियां भर गई, 1/3 भर गई, 1/4 भर गई, ऐसे भरती हैं। सारी रिक्तियां कभी संपूरित नहीं होती हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें इनका संपूरित अंश दिया जाएगा। संपूरित अंश के आधार पर संपूरित रिक्तियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। संपूरित रिक्तियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। इसके बारे में क्या करेंगे? चौथे चरण में जालक बिंदुओं व संपूरित रिक्तियों, जालक बिंदुओं व संपूरित रिक्तियों की संख्या का सरल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इस अनुपात में आई परमाणुओं की संख्या ही, इस अनुपात में आई परमाणुओं की संख्या ही यौगिक का सूत्र होती है। यौगिक का सूत्र होगी। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। इन स्टेप्स को हम 1-2 एग्जाम्पल्स लेते हुए बारी बारी से इनको सरल भी करेंगे और समझते भी चले जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स को समझा देता हूं। एक HCP क्रिस्टल जालक की 0.5 मोल मात्रा में उपस्थित कुल रिक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है भाई कि HCP कोई क्रिस्टल जालक है और उसके अंदर 0.5 मोल उसकी मात्रा है, तो इसके अंदर टोटल जो वॉइड्स हैं वो कितनी आएंगे? इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स बराबर कितने आ जाएंगे? जालक बिंदु कितने आ जाएंगे? तो यहां पर आ जाएंगे 0.5 मोल।
ये तो मोल मात्रा है, एक मोल मात्रा में कितने होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 3.011 इंटू 10 टू पावर 23, ये आ जाएंगे एटम्स, इतने परमाणु आ जाएंगे उसके अंदर। लेटेस्ट पॉइंट जो है वो इतने आ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टीवी बराबर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी आएंगी, वो डबल होती है, 2n आएंगी। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 3.011 आ गई, तो 2 इंटू 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, इतनी आ जाएगी वॉइड्स, इतनी चतुष्फलकीय रिक्तियां आ गई, टोटल आएगी। इसी तरीके से हम निकालेंगे नंबर ऑफ ओवी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल एन की वैल्यू भी आई थी, ये एन ही है, एन की वैल्यू आई है, तो यह आ जाएगा 3.011 इंटू 10 टू पावर 23, बस यही हो जाएगा एटम्स, सॉरी ये वॉइड्स है, वॉइड्स टोटल वॉइड्स, सो टोटल वॉइड्स इक्वल n प्लस 2n इज इक्वल 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 प्लस 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 इज इक्वल 9.033 इंटू 10 टू पावर 23 वोल्ट्स। तो 0.5 मोल मात्रा में उपस्थित टोटल रिक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास एक षटकोणीय आधे एकक कोष्ठिका है, उस आधे एकक कोष्ठिका में उपस्थित टीवी मतलब चतुष्फलकीय वॉइड्स कितनी होंगी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, दोनों की संख्या को निकालना है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एकक कोष्ठिका को बनाने में कितने गोले भाग लेते हैं। एक सरल कोष्ठिका को बनाने में एक गोला भाग लेता है, एक काय केंद्रित कोष्ठिका को बनाने में 2 गोले भाग लेते हैं, और एक अंत्य केंद्रित कोष्ठिका को बनाने में भी 2 गोले भाग लेते हैं, फलक केंद्रित कोष्ठिका को बनाने में 4 गोले भाग लेते हैं। इसी प्रकार एक षटकोणीय आधे एकक कोष्ठिका को बनाने में 6 गोले भाग लेते हैं। तो हमारे पास कोष्ठिका एक ही दी गई है, एक ही कोष्ठिका है, ये पूरा जालक नहीं है। एक एकक कोष्ठिका के अंदर पार्टिकल्स की संख्या यहां पर 6 आएगी। तो इसको कैसे सरल कर लेंगे, क्योंकि षटकोणीय कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की संख्या बराबर कितनी होगी, 6 हो जाएगी। अब जालक बिंदुओं की संख्या यदि 6 है तो उस कोष्ठिका में नंबर ऑफ टीवी जस्ट डबल आएंगे, 2n के बराबर होंगे। इसलिए नंबर ऑफ टीवी बराबर 2n बराबर 2 इंटू 6 इज इक्वल 12 है। 12 जो है वो चतुष्फलकीय रिक्तियां हो जाएगी। इसलिए नंबर ऑफ ओवी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी आएंगी, n के बराबर आएंगी। n बराबर कितना है हमारा, 6 है।
6 वॉइड्स। टोटल वॉइड्स कितनी होगी? 100। टोटल वॉइड्स इज इक्वल 3n के बराबर होंगी और वो आएगा 12 प्लस 6 यानी 18। तो 18 वर्ड्स हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? एक ऐसा यौगिक है जो कोई दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एम और एन से। तत्व जो एन होता है वो सीसीपी क्रिस्टल का जालक बनाता है और तत्व जो एम है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों का 1/3 भाग अध्यक्षित करता है। तो तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से है? पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, एक यौगिक एम तथा एन तत्वों से मिलकर बना है। इसमें तत्व एन क्रिस्टल जालक सीसीपी को बनाता है तथा तत्व एम चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करता है। यौगिक का सूत्र ज्ञात करो। यौगिक का सूत्र ज्ञात करो। इस तरीके से एक क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास जो यौगिक है उसका क्रिस्टल जो बना हुआ है, तो जालक बिंदुओं की जगह पर कौन सा एलिमेंट काम कर रहा है? एन। तो एन जो है वो तो जालक बिंदु हो गया। यहां पर जो एन तत्व है ना, तत्व एन, इसका रिक्ति के साथ में रेशियो निकालेंगे। तत्व एम इस तरीके से, ये तो है जालक बिंदु बनाने में भाग ले रहा है, जालक बिंदु बना रहा है और ये हमारी संपूरित टीवी है। ये दो तत्व है, इनके नंबर्स निकाल लेते हैं। इसका नंबर कितना आएगा? एक एन मान लिया हमने। मैंने पहले ही बता दिया था कि यदि किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं की संख्या दी नहीं गई हो तो आप उसको एक एन मान लेंगे, एन मान लेंगे। रेशियो निकाल रहे हैं, इधर इसकी कितनी संख्या आ जाएगी? तो इसका संपूरित रिक्तियों की संख्या निकालेंगे तो टोटल जो रिक्तियां हैं वो कितनी आएंगी? यहाँ पर चतुष्फलकीय 2n आएगी। चतुष्फलकीय संपूरित अंश कितना है? 1/3। 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको आगे देखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 1n अनुपात यहां पर आएगा 2n/3। n को दोनों साइड में मैं कैंसिल कर देता हूं तो ये निकल के आएगा 1/1 अनुपात 2/3। अब ये जो अनुपात आया है, इस अनुपात को हम सरल अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको सरल अनुपात में लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका लेसन में लेकर के कर लीजिए, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 3
अनुपात 2, ये निकल के आया। ये हमारा सरल अनुपात आ गया 3 अनुपात 2। मतलब क्या है कि तत्व n जो है उसके पार्टिकल्स 3 होंगे और तत्व m के होंगे 2। अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा? अतः यौगिक का सूत्र M2 आ जाएंगे, M2 N3 होगा। यदि आप इस सूत्र को उल्टा लिख देते हैं कुछ ऐसे, या N3 M2 होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक ठोस ऑक्साइड आयनों द्वारा CCP जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/6 भाग में कोई धनायन है जिसका नाम है A, और अष्टफलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग में जो धनायन है उसका नाम है B। तो उस यौगिक का सूत्र क्या आएगा? इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो इसमें किस किस टाइप के एलिमेंट उपस्थित है उनका हम रेशियो लिखेंगे। तो जालक बिंदु के रूप में कौन उपस्थित है? यहां पर उपस्थित है ऑक्साइड आयन, O2- आयन, चार्ज है इसके ऊपर। और इसका अनुपात हम किसके साथ निकालें? संपूरित रिक्तियों के साथ निकाल लेंगे। संपूरित PV, और हमारे पास OV भी है, संपूरित OV, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यहां संपूरित टेट्राहेड्रल को कौन संपूरित करता है? A, और ऑक्टाहेड्रल को संपूरित करता है B। इनके बीच में रेशियो निकालना है। सबसे पहले इसके नंबर्स को कितना मान लेंगे? n मान लेंगे। इनकी टोटल संख्या कितनी आएगी? 2n आएगी। लेकिन क्या सारी की सारी भरी हुई है? नहीं, इनका 1/6 भाग भरा हुआ है, तो यहां पर 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनके टोटल नंबर्स कितने आएंगे? n। क्या सारी की सारी अष्टफलकीय रिक्तियां भरी हुई है? नहीं, इनका 1/3 भाग भरा हुआ है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास 1/1n रह गया है, ये हमारे पास 1/3n आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3n आ जाएगा, और यहां पर आएगा ये भी 1/3n। सब जगह पर यदि मैं n को कैंसिल कर दूंगा तो यहां पर निकल के क्या आ जाएगा? 1/1 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3। अब इसी अनुपात को यदि मैं सरल अनुपात में चेंज कर दूंगा तो ये आएगा 3:1:1, ऐसे आ जाएगा। इस अनुपात में ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इसी नंबर्स को हम ऑक्सीजन A, B इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? अतः यौगिक का सूत्र A कितना? 1, B कितना? वो भी 1, और ऑक्सीजन कितना? 3, AbO3 होगा। इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन यदि आए तो मैंने जो सिंपल स्टेप्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो आपको लेटेस्ट पॉइंट जिस टाइप के दिए हुए हैं उनको और संपूरित रिक्तियों को आप पहले अनुपात के रूप में लिख लें, और जैसे आप सरल अनुपात निकालेंगे तो नंबर ऑफ जो सिंपल रेशियो आएगा वही आपका यौगिक का सूत्र हो जाएगा। ओके।